नेक्स्ट टीनिया सोलियम की स्टडी करते हैं। इसको टेप वॉर्म भी बोलते हैं। इसका फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस होता है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनकी क्लास सिस्टोडा होती है जिसमें ये इंटेस्टाइनल एंडोपैरासिटिक होते हैं। इन पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस एब्सेंट होती है और एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है। इनका ऑर्डर टिनोइडिया है जिनमें इनके स्कॉलेक्स पे 4 सकर्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जीनस टीनिया है और स्पीशीज़ सोलियम है और ये स्यूडो सेगमेंटेड होते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो इनको टेप वॉर्म बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट होती है और रिबन लाइक होती है। टीनिया सोलियम जो होता है वो उसको पॉक टेप वॉर्म बोलते हैं। इसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है वो मेनली पिग होता है, उसके साथ साथ डॉग या शिप भी हो सकता है। टीनिया सेजेनेटा होता है जिसको बीफ टेप वॉर्म भी बोलते हैं। इसमें प्राइमरी होस्ट मैन होगा और सेकेंडरी होस्ट काऊ होगी। और इकाइनोकोकस को डॉग टेप वॉर्म बोलते हैं। इसमें इकाइनोकोकस में जो मैन होता है वो कभी कभी एक्सीडेंटली फाइनल होस्ट होता है। और ये जो टीनिया सैजिनेटा होता है उसमें जो स्कॉलेक्स होता है उसके स्कॉलेक्स में हुक्स और रोस्ट्रेलम एब्सेंट होंगे। और जो अडल्ट टेपवॉर्म होता है वो मैन के इंटेस्टाइन में रहता है और ये एक ही सिंगल ही टेपवॉर्म होते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं। इनकी लार्ज साइज़ होने की वजह से ये जो मैन का इंटेस्टाइन होता है उसमें एक ही टीनिया सोलियम प्रेजेंट होगा। और जो मैन होता है वो टीनिया सोलियम के सिस्टी सर्काई स्टेज से इन्फेक्टेड होता है। और जो लार्वल स्टेज होती है वो पिग में होती है और कभी कभी दूसरे एनिमल्स में भी होती है। और जो पिग होता है वो ऑनकोस्पियर से इन्फेक्ट होता है। जो टीनिया है वो टीनियासिस कोज करता है और ये टीनियासिस किस में होता है, वीक पर्सन में और चिल्ड्रंस में होता है जिसमें एब्डोमिनल पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये सिस्टी सर्कोसिस भी कोज करता है और ये सिस्टी सर्कोसिस सिस्टी सर्काई लार्वा के इन्फेक्शन से होता है बाई ब्लैडर वॉर्म इन्फेक्शन। सिस्टी सर्काई को ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये सिस्टी सर्कोसिस ब्लैडर वॉर्म के इन्फेक्शन से होता है। और ये इसमें क्या होता है, जो ये ब्लैडर वॉर्म आइज़ में जाके अनसिस्ट हो जाता है और उससे ब्लाइंडनेस कोज होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बॉडी लॉन्ग होती है, वाइटिश कलर की होती है और डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। और जैसे इसमें दिख रहा है ये रिबन लाइक होती है। इनकी लेंथ 2 से 3 मीटर तक होती है और इनकी बॉडी होती है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है जिनको प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। और इनकी बॉडी में 3 रीजन होते हैं। जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर उसको स्कॉलेक्स बोलते हैं। फिर नेक प्रेजेंट होती है और नेक के बाद में बहुत सारे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको स्ट्रोबिला बोलते हैं। तो इनकी बॉडी में 3 रीजन होंगे। नॉब लाइक स्ट्रक्चर स्कॉलेक्स होगा, फिर नेक प्रेजेंट होगी और उसके बाद में ये स्ट्रोबिला प्रेजेंट होगा जिसमें बहुत सारे प्रोग्लोटिड्स होते हैं। इसका जो एंटीरियर एंड होता है उस पर स्कॉलेक्स प्रेजेंट होता है। अब स्कॉलेक्स को अपन इंडिविजुअली देखते हैं तो इसमें 4 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए इसमें क्या होता है, 4 ये सकर्स 1 2 3 4 ये 4 सकर्स प्रेजेंट होता है और रोस्टेलम प्रेजेंट होता है। इसके सबसे एंटीरियर एंड पे क्या होता है, रोस्टेलम प्रेजेंट होता है। और इस रोस्टेलम में क्या होते हैं, काइटिनस हुक प्रेजेंट होते हैं 2 सर्कल में। ये जो 2 सर्कल दिख रहे हैं इसमें क्या है, ये हुक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हुक्स क्या करते हैं, जब ये मैन के इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो उस वो इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच करने में ये हुक्स हेल्प करेंगे। ये हुक्स की हेल्प से इंटेस्टाइनल वॉल में अटैच हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा स्कॉलेक्स में क्या होते हैं, 4 ये सकर्स प्रेजेंट होते हैं और रोस्टेलम प्रेजेंट होता है। और ये रोस्टेलम प्रेजेंट है और रोस्टेलम के चारों तरफ ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ये हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये रोस्टेलम और यहाँ पे 2 लेयर के हुक्स प्रेजेंट होती हैं। फिर नेक की बात करते हैं अपन। ये क्या है, नेक रीजन होता है और ये जो नेक होती है वो शॉर्ट होती है, नैरो होती है और अनसेगमेंटेड होती है। नेक्स में सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। इसको नेक को ग्रोथ जोन भी बोलते हैं या एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं नेक शो स्ट्रोबाइलेशन। इसमें क्या होता है, ये जो नेक रीजन है यहाँ पे जो नए सेगमेंट्स होते हैं, नए सेगमेंट या जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होते हैं। और यहाँ पे ये जो नेक रीजन में प्रोग्लोटिड्स नए फॉर्मेशन होते रहते हैं और ऐड होते रहते हैं इसकी बॉडी में। तो स्कॉलेक्स देख लिया, नेक देख लिया जिसको ग्रोथ जोन या एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं। इसमें नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है और नए सेगमेंट से ये प्रोग्लोटिड्स ऐड होते रहते हैं। फिर इसका जो ये पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या है, स्ट्रोबिला है। स्ट्रोबिला में बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं और इनका नंबर 800 से 900 तक होता है। और ये जो प्रोग्लोटिड्स होंगे वो लीनियरली अरेंज होंगे। और ये प्रोग्लोटिड्स भी 3 तरह के होते हैं। एक तो इमैच्योर होते हैं, एक मैच्योर होते हैं और एक ग्रेविडो प्रोग्लोटिड होते हैं। तो इमैच्योर जो प्रोग्लोटिड होंगे वो क्या होंगे, जहाँ पे जो नेक रीजन में जो नए प्रोग्लोटिड का फॉर्मेशन हुआ वो क्या होते हैं, इमैच्योर होते हैं। और फिर ये जो
प्रोग्लोटिड का फॉर्मेशन हो रहे हैं वो इस तरफ आगे की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं, और ये जो इमैच्योर होते हैं वो मैच्योर में कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये मैच्योर फिर फर्दर ग्रेविड प्रोग्लोटिड में कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये जो प्रोग्लोटिड होते हैं इसके हर एक सेट में कंप्लीट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। और जो यंगेस्ट प्रोग्लोटिड होंगे वो जस्ट बिहाइंड द नेक में प्रेजेंट होंगे, और जो ओल्डेस्ट प्रोग्लोटिड होते हैं वो ये इधर पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगे। और इमैच्योर प्रोग्लोटिड में कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होते, और जैसे जब अपन मीडियल रीजन में पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं और इनमें मैच्योर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके नीचे सब आगे क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और उसके नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फिर इसकी पोस्टीरियर साइड में देखें तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें ग्रेविड प्रोग्लोटिड में क्या होता है, ब्रांच यूटेरस होते हैं जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल बोले तो फर्टिलाइज एग प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड में यूटेरस प्रेजेंट होता है वहाँ पे अभी अपन आगे देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। और ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है वो डिटैच हो जाता है पोस्टीरियर एंड से, और इस डिटैचमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एपोलाइसिस बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एपोलाइसिस क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम स्ट्रोबिला, और ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड डिटैच हुआ वो फीसेस के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, और ये जो एक्सक्रीटेड प्रोग्लोटिड है उसको फिर पिग कंज्यूम कर लेगा। इसके स्किन की बात करें तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और होस्ट के इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। और इसकी बॉडी वॉल में 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर मोस्ट होता है वो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसके नीचे मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, और उसके नीचे मीजेनकाइमा या पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो लिविंग होती है, क्यूटिकल की बनी हुई होती है, उसको टैग्यूमेंट बोलते हैं। और ये लिविंग क्यों होती है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और क्यूटिकल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इसकी मस्कुलर लेयर में सिर्फ 2 लेयर होती हैं। अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था फेसियोला में मस्कुलर लेयर में 3 लेयर होती हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक लेयर। यहाँ पे ऑब्लिक लेयर एब्सेंट होगी, और मीजेनकाइमा प्रेजेंट होता है। मीजेनकाइमा में सब क्यूटिकुलर एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, सिंक्शियम का फॉर्मेशन करते हैं, क्यूटिकल सीक्रेट करते हैं, और ये मीजेनकाइमा होता है ये एज ए पैकिंग मटेरियल यूज होता है अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। इनमें सेफ्रोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब्जॉर्ब करते हैं होस्ट के इंटेस्टाइन से। और इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन और लिपिड होता है जो कि पेरेन्काइमा में होता है। इनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। इनके नर्वस सिस्टम में सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, रोस्टेलर गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, और 5 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, और फ्लेम सेल्स में ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और फ्लेम सेल्स के साथ 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट होती है जो नेफ्रिडियल प्लेक्सस से कनेक्टेड होती है स्कॉलेक्स में। और इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हर एक जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और प्रोटेंड्रस होते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, साइरस और साइरस सैक प्रेजेंट होता है। और इनमें जो स्पर्म होता है वो टेस्टी से वासा इफ्रेंशिया में जाता है, वास डिफरेंस में जाता है, स्पर्म डक्ट में जाता है, और फिर साइरस से जेनाइटल एट्रियम में जाके गोनोपोर से बाहर निकल जाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी प्रेजेंट होती है, और इनमें एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है और वो भी बाइलोब्ड होती है, और ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, और ऊ टाइप प्रेजेंट होता है, और ऊ टाइप के साथ साथ यूटेरस प्रेजेंट होता है जिसमें फर्टिलाइज एग होते हैं। और इसमें एक सेमाइनल रिसेप्टेकल होता है जिसमें जो भी मेल की बॉडी से स्पर्म आएंगे वो सेमाइनल रिसेप्टेकल में स्टोर होंगे टेम्पररीली। इनमें वाइटलिन ग्लैंड होते हैं, मेलिस ग्लैंड होते हैं, और ये क्या होते हैं, जो यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो पोली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। दुनिया के लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, जो सेम प्रोग्लोटिड होगा उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से ओवा और स्पर्म का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और कॉपुलेशन के लिए जो साइरस होता है वो स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा वेजाइना में, और वेजाइना में अपन ने देखा था सेमाइनल रिसेप्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं, और फिर वहाँ से वो ओविडक्ट में चले जाएंगे, और ओविडक्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और ओविडक्ट से ऊ टाइप में चले जाएंगे जहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके बाहर आउटर लेयर में सेल की लेयर बन जाती है जिसको कैप्सुलेटेड एग बोलते हैं, और ये कैप्सुलेटेड एग यूटेरस में एंटर करता है। ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो कैसे होती है, जो जब
ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो अडल्ट टीनिया या जो अडल्ट टेप वॉर्म होता है वो जब इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को तो उसके इंटेस्टाइन में आता है, तो उसके इंटेस्टाइन में ये सारी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या होगी, ये सारी प्रोसेस होगी, जिसमें क्या होगा, कॉपुलेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, ओविडक्ट में हो गया। फिर जो फर्टिलाइज्ड या कैप्सुलेटेड जो एग है वो यूटेरस में एंटर करेगा और ये सारी प्रोसेस जो मैन का इंटेस्टाइन होता है उसमें चल रही होती है। अब यूटेरस में क्या होगा, फर्दर इसमें जो जाइगोट यहाँ पे जो पहुँचा उसमें अनइक्वल क्लीवेज होगा और उसके अनइक्वल क्लीवेज से वाइटलिन और दो तरह के सेल डेवलप होंगे, एक तो वाइटलिन जो कि लार्ज होंगे और एक जो छोटे सेल डेवलप होंगे उनको एम्ब्रियोनिक सेल बोलेंगे। और ये जो वाइटलिन सेल होंगे वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट करेंगे और ये आगे जाके साइज़ में रिड्यूस हो जाएंगे। और जो एम्ब्रियोनिक सेल हैं वो उनमें फर्दर डिवीजन होगा और उनसे मोरुला का फॉर्मेशन होगा। मोरुला में फर्दर डिवीजन होने से दो तरह के सेल बनेंगे, एक तो मैक्रोमियर और एक माइक्रोमियर। जो मैक्रोमियर है वो आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और जो माइक्रोमियर है वो हुक और हेक्साकैंथ लार्वा का फॉर्मेशन करेगा। तो ये अपन ने देखा कि जो इंटेस्टाइन है मैन का उसमें क्या हुआ, जो उसके मैन के इंटेस्टाइन में जो टीनिया प्रेजेंट है उसमें कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेरस में आ गया। फिर यूटेरस में आने के बाद उसका जो जाइगोट है उसमें क्या होगा, अनइक्वल क्लीवेज होगा और अनइक्वल क्लीवेज से एम्ब्रियोनिक सेल बनेंगे और उससे मोरुला बनेगा। मोरुला से हेक्साकैंथ या फिर ऑन्कोस्पियर लार्वा का फॉर्मेशन होगा। जो ऑन्कोस्पियर लार्वा होता है वो जब हेक्साकैंथ में क्या होता है, हेक्साकैंथ में 3 पेयर्ड हुक प्रेजेंट होती है या फिर 3 पेयर्ड बोल दो या 6 हुक बोल दो, तो 6 हुक प्रेजेंट होने की वजह से इसको अपन हेक्साकैंथ बोलते हैं। और ये हेक्साकैंथ में क्या होता है, 2 पेनिट्रेशन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन से सराउंड, और इसमें क्या होता है, ये जो हेक्साकैंथ है वो 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और इसमें पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है जो इसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी इंटेस्टाइनल वॉल से, और ये इंटेस्टाइनल वॉल से पेनिट्रेट होकर ब्लड में एंटर करता है। तो अब तक अपन ने देखा, अब तक क्या देखा, जो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, जो मैन का इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें ये सारी प्रोसेस होती है। मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टीनिया प्रेजेंट होगा उसमें कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट में डिवीजन होने से लार्वा का फॉर्मेशन होगा और उस लार्वा को अपन ऑन्कोस्पियर या हेक्साकैंथ लार्वा भी बोलेंगे। जो हेक्साकैंथ लार्वा होगा उसमें 6 हुक प्रेजेंट होगी, उसकी वजह से उसका नाम हेक्साकैंथ होता है। उसमें 2 पेनिट्रेशन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी, और 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो हेक्साकैंथ लार्वा को प्रोटेक्ट करती है। और अब क्या होगा, जब ऑन्कोस्पियर और हेक्साकैंथ लार्वा डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद में ये जो यूटेरस है वो क्या होगा, यूटेरस में अपन ने देखा ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड में ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो अब ये ऑन्कोस्पियर और हेक्साकैंथ के फॉर्मेशन के बाद में ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये क्या होगा, इंटेस्टाइन से होता हुआ, इंटेस्टाइन से फीसस के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये अब ह्यूमन की बॉडी से बाहर आ गया फीसस के थ्रू, और ये जो जब ये फीसस पिग खाएगा तो ये पिग की बॉडी में एंटर हो जाएगा। तो अब जो भी प्रोसेस होगी वो पिग की बॉडी में शुरू होगी। तो अपन ने ये देखा, यहाँ पे ये हेक्साकैंथ लार्वा है जिसमें 6 ये क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होती है, बाहर की जो वॉल होती है वो कैप्सुलेटेड होती है। और ये अपन ने देखा, इसको ऑन्कोस्पियर बोला और इसको हेक्साकैंथ बोला जिसमें 6 हुक्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो प्रोसेस थी, इतनी प्रोसेस मैन के इंटेस्टाइन में हो रही है, अब वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड अलग हो गया और उसके अलग होने से वो फीसस में एक्सक्रीट हो गया, और ये हेक्साकैंथ और ऑन्कोस्पियर लार्वा जो था वो फीसस के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर आ गया। अब पिग जब इस फीसस को खाएगा तो ये जो भी डेवलपमेंट होगा वो पिग की बॉडी में होगा। अब जब ये पिग ऑन्कोस्पियर लार्वा को जब फीसस को खाएगा तो उसमें ऑन्कोस्पियर लार्वा प्रेजेंट होता है। अब जब ये ऑन्कोस्पियर या हेक्साकैंथ लार्वा उसकी बॉडी में एंटर करेगा, उसके स्टमक में पहुंचेगा, तो उसके बाहर जो ये जो शेल प्रेजेंट होता है, कैप्सूल की वॉल प्रेजेंट होती है, वो डिसॉल्व हो जाएगी। और जब वो स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो अभी अपन ने क्या देखा था, हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन होती है, हेक्साकैंथ के बाहर 2, और इंटेस्टाइन में आके वो दोनों हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद में इंटेस्टाइन से निकल के ये जो हेक्साकैंथ लार्वा है वो पिग के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते पहुंचते वो पिग के जो वॉलेंट्री मसल्स हैं बॉडी में उनमें पहुंचेगा, और जो जनरली जो मसल्स होते हैं वो टंग, हार्ट, लीवर या शोल्डर के मसल्स होते हैं, तो ये उन स्ट्राइटेड मसल में या वॉलेंट्री मसल्स में पहुँच जाएगा। फिर उनके बाद में क्या होगा, जब ये पिग के स्ट्राइटेड मसल में पहुंचेगा तो ये ऑन्कोस्पियर लार्वा का फर्दर डेवलपमेंट होगा, और वो फर्दर डेवलप किस में हो जाएगा, सिस्टी सर्काई या ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ब्लैडर
सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से इसको ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये जो सिस्टी सर्काई या ब्लैडर वॉर्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पिग में हो रहा है। और पिग में भी कहाँ हो रहा है, जो इसके स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और उसमें भी जनरली 4 होते हैं, टंग, हर्ट, लिवर या शोल्डर। तो इन चारों मसल में डेवलपमेंट हो जाएगा, अनसिस्टेड हो जाएगा ओन्कोस्पियर लार्वा। और मसल्स में क्या हुआ, ये हेक्साकैंथ यहाँ पहुँचा तो इसके जो हुक्स थे, ये अपन ने हुक्स देखे, वो सारे 6 हुक्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, या वो लूज़ कर देगा इन हुक्स को और अपनी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये हेक्साकैंथ ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्काई लार्वा में डेवलप हो जाएगा। और ये जो इसको ब्लैडर वॉर्म के बोलते हैं क्योंकि इसका ब्लैडर लाइक सैक होता है, और ये ब्लड प्लाज्मा से फिल होता है, और इसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और इनर जो है इसमें मेसेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और जैसे ये ब्लैडर की साइज़ इंक्रीज़ होगी तो इसमें क्या होगा, इनवेजिनेशन होगा। ये जो ब्लैडर वॉर्म की जो वॉल होगी इसमें क्या होगा, इनवेजिनेशन होगा। और इसके इनवेजिनेशन से अपन ये देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, इनवेजिनेशन ऑफ ब्लैडर वॉर्म वॉल, ये क्या हो रहा है, इनवेजिनेशन हो रहा है ब्लैडर की वॉल का। फिर उसके बाद में इनवेजिनेशन से क्या होगा, इसमें हुक और स्कोलेक्स डेवलप होंगे। ये आप देख पा रही हैं क्या होते हैं, हुक्स और ये स्कोलेक्स का डेवलपमेंट होगा, और इस हुक और सकर्स और हुक का डेवलपमेंट होता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोस्कोलेक्स में। और ये जो प्रोस्कोलेक्स होता है, ये स्कोलेक्स का फर्दर डेवलपमेंट होगा। और ये जो प्रोस्कोलेक्स है, ये आप देख पा रहे हैं, प्रोस्कोलेक्स में क्या है, ये सकर्स हैं और ये हुक्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सबसे नीचे रोस्टेलम प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्रोस्कोलेक्स है उसमें क्या होगा, इवेजिनेशन होगा। आप देख रहे हैं ये प्रोस्कोलेक्स क्या हो जाएगा, इवेजिनेट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर नीचे थे वो सारे स्ट्रक्चर बाहर की तरफ, एक्सटीरियर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, ये स्कोलेक्स है, ये सकर है, ये रोस्टेलम है, ये हुक्स हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे अडल्ट में होता है वैसे ये आ जाएंगे। तो अपन ने देखा कि ये पिग की बॉडी में उसके जो मसल्स है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ओन्कोस्पियर से सिस्टी सर्काई में ब्लैडर लाइक सेल का फॉर्मेशन हुआ, जो उसके बाहर क्यूटिकल और मेसेनकाइमा का फॉर्मेशन हुआ, फिर इनवेजिनेशन हुआ, इनवेजिनेशन से सकर, हुक्स और स्कोलेक्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर इनवेजिनेशन से इवेजिनेशन हुआ, जिसमें ये क्या हुआ, जो सारे स्ट्रक्चर अंदर की तरफ थे वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो गए, और ये ब्लैडर वॉर्म विथ फुली इवेजिनेटेड स्कोलेक्स और स्कोलेक्स का फुली डेवलपमेंट हो गया। तो ये अपन ने देखा कि यहाँ तक की जो स्टेज हो रही है वो कहाँ हो रही है, पिग की बॉडी में हो रही है। अब क्या होगा, ये जब डेवलपमेंट हो गया सिस्टी सर्काई या ब्लैडर वॉर्म का, तो जब कोई, अब ये मसल पिग की मसल में प्रेजेंट होते हैं। अब कोई मैन जब पोर्क खाएगा, पोर्क मतलब इसका पिग का मांस खाएगा, तो और जो कि अनकुक्ड होगा, जब अनकुक्ड होता है तो उसमें क्या होते हैं, ये लार्वा की डेथ नहीं होती, लार्वा प्रेजेंट होते हैं। और अनकुक्ड जैसे 55 या 60 डिग्री टेम्परेचर से बिलो अगर उसको हीट किया गया तो ये जो लार्वा रहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, और ये उस पोर्क के थ्रू मैन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। और इनको मीजली पोर्क बोलते हैं क्योंकि उसमें वाइटिश स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से जो पोर्क है उसको मीजली पोर्क बोलते हैं। और ये मीजली पोर्क किससे इन्फेक्टेड है, ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्काई से इन्फेक्टेड है। जब ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्काई से इन्फेक्टेड जब पोर्क मैन खाएगा तो ये उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, और एंटर होकर ये जो सिस्टी सर्काई है वो एक्टिव हो जाएगा उसके इंटेस्टाइन में जाके, और इंटेस्टाइन में जाके उसमें स्कोलेक्स तो डेवलप हो ही गए। स्कोलेक्स की हेल्प से वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन की वॉल को फर्मली होल्ड करेगा, और उसके बाद में 10 से 12 हफ्तों के बाद में ये जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसमें ये जो ब्लैडर होता है वो थोन ऑफ हो जाता है वो, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें नए सेगमेंट्स आ जाते हैं, बडिंग हो जाती है, और अडल्ट टेप वॉर्म, यंग टेप वॉर्म से अडल्ट टेप वॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें प्रोग्लोटेड, नेक्स, स्कोलेक्स सबका, रोस्टेलम, हुक, सकर सब चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये अडल्ट टेप वॉर्म से फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी। अडल्ट टेप वॉर्म के, जब ये अडल्ट टेप वॉर्म इंटेस्टाइन में होते हैं तो फिर से इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यूटेरस में एग पहुंचेगा, फिर यूटेरस के बाद में जो जाइगोट होगा उसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज से फिर से ओन्कोस्पियर हेक्साकैंथ लार्वा का फॉर्मेशन होगा, फिर ये ग्रेविड प्रोग्लोटेड अलग हो जाएगा बॉडी से, और ये ओन्कोस्पियर लार्वा फीसस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। जब इस फीसस को पिग खाएगा तो वो पिग को इन्फेक्ट करेगा, और पिग की बॉडी में सिस्टी सर्काई या ब्लैडर वॉर्म का डेवलपमेंट होगा, और उसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है सकर, स्कोलेक्स, रोस्टेलम, हुक, इन सब का डेवलपमेंट होगा। और ये जब कोई ह्यूमन सिस्टी सर्काई से इन्फेक्टेड पोर्क को खाएगा तो ये यंग टेप वॉर्म उसकी बॉडी में एंटर करके ग्रोइंग टेप वॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये अपन ने देखी टीनिया की लाइफ साइकिल। अब इसके कुछ अडेप्टेशन देखते हैं कि टीनिया सोलियम की बॉडी में पैरासिटिक अडेप्टेशन क्या क्या होते हैं। इसकी बॉडी में अटैचमेंट के लिए सकर्स और हुक प्रेजेंट होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और इनकी बॉडी
में कवरिंग होती है टेगुमेंट की, और एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, उसकी जगह क्या होता है क्यूटिकल या टेगुमेंट प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड लेते हैं इंटेस्टाइन से। इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनकी बॉडी फ्लैट शेप्ड होती है, इनमें सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, इनमें जो पीएच का जो टॉलरेंस रेंज है वो हाई होती है। इनके जाइगोट के चारों तरफ सेल प्रेजेंट होता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारे इसमें क्या होते हैं पैरासिटिक अडेप्टेशन होते हैं। तो अपन ने ये टीनिया के जनरल फीचर्स, उसके पैरासिटिक अडेप्टेशन और उसकी लाइफ साइकिल की स्टडी की। आपको इसके नोट्स नीचे लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।